वेलकम टू बिहार स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग आर्ट्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आर्ट्स में बहुत सारे विषय हैं जिसमें हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री से प्रारंभ करेंगे, है ना। सबसे पहले हम हिस्ट्री का बैकग्राउंड जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री के जनक यानी कि फादर कौन है, और हिस्ट्री को कितने भागों में क्लासीफाइड किया गया यानी कि विभाजित किया गया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आपको हिंदी में ही सारा चीज़ इसमें हम बताएंगे। इतिहास जो होता है इति प्लस हास, इति प्लस हास, इतिहास, ठीक है। इतिहास जो है तो इति अर्थात बीती, इति अर्थात बीती, और बीती हुई बातों को ही दोहराना क्या होता है, इतिहास होता है। इतिहास कोई आपसे पूछे कि सर इतिहास क्या है, तो इतिहास पास्ट इवेंट्स है, बीती हुई बातों को, बीती हुई घटनाओं को बताना ही इतिहास होता है ना। और इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, तो हिस्ट्री के जो फादर हैं उनका नाम है हीरोडोटस। क्या नाम है, हीरोडोटस। हीरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक जो हैं उनको हीरोडोटस कहा जाता है। एच से हिस्ट्री और एच से हीरोडोटस, आप इसको याद रखिएगा। एच से हिस्ट्री होता है और एच से क्या होता है, हीरोडोटस होता है ना। अब इतिहास की यदि हम बात करें कि हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है। पहला जो है वो प्राचीन है, जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो है जो हमारा मध्य इतिहास है, जिसको हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो आधुनिक इतिहास है, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तीनों में अंतर भी अलग अलग है। आपने 11वीं क्लास यदि पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा प्राचीन हिस्ट्री में पाषाण युग के बारे में। किस युग के बारे में, पाषाण युग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता था हमारा पाषाण युग, फिर इसके बाद लौह युग था, पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का युग, जिस समय आदि मानव थे और पत्थर का आविष्कार हो रहा था। पत्थर से ही ईंट, मकान या घर जो बन रहा था, भवनों का निर्माण हो रहा था, वो पत्थरों से ही हो रहा था। उसी युग को हम लोग कहते हैं पाषाण युग। यदि हम लोग लौह युग की बात करें तो जब लोहे की खोज हो गई थी और लोहा हमारे सभ्यताओं में, हमारे स्थानों पे, भारतीय स्थानों पे मिल रहा था, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया था या उसकी खोज हुई थी, उसी के बारे में वर्णन किया जाता है लौह युग में, जिसको हम लोग लोहे के युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें आपके हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता भी जो है वो भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री में यानी कि प्राचीन इतिहास में शामिल है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि 12th क्लास का पहला लेसन आपका यहीं से, इसी चैप्टर से स्टार्ट होगा, हड़प्पा सभ्यता से। फिर भी हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए हिस्ट्री का, कि जब हम हिस्ट्री पढ़ें तो हमें वो एक कहानी की तरह लगे और हमें वो सारे बात आसानी से याद हो जाए, है ना। प्राचीन युग जो थे इसी प्रकार थे। इसके बाद हमारा आता है मेडिवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग मध्य इतिहास के नाम से जानते हैं। मध्य इतिहास में जब मुगल काल के बारे में वर्णन किया जाता है, भक्ति आंदोलन और भक्ति परंपराओं के बात किया जाता है, जिस समय मीरा थी, अलवार थे, नैनार थे। कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं भारत में, जैसे अलबर्नी है, इब्न बतूता है, फहियान है ना, विलियम है। इसके बाद आपका टर्नियर है,
इसके बहुत सारे यात्री भी हैं जिनको रखा गया है आपके मध्यकाल इतिहास में। मध्यकाल इतिहास याद रखिएगा, ये मुगल काल इतिहास से ज़्यादा संबंधित है आपका मध्यकालीन इतिहास। फिर आपका आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो है वो इतिहास जो आपका 16वीं शताब्दी से यानी कि 16th सेंचुरी से प्रारंभ होता है। 16th सेंचुरी का मतलब क्या होता है सर? 16th सेंचुरी का मतलब होता है 1601, 1602, 1603, वहीं से इतिहास ये प्रारंभ होता है और अभी तक ये इतिहास चल रहा है। अभी 2023 जो चल रहा है, ये अभी तक इतिहास जो चल रहा है, अभी ये आधुनिक इतिहास के गिनतियों में, उसके पन्नों में इसका वर्णन होता है। मेडिवल हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री आपका 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और आपका 16वीं शताब्दी तक इसका अंत हो जाता है। 16वीं शताब्दी तक क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, यानी कि 1600 ईस्वी आते आते इट इज द फिनिश, इसका अंत हो जाता है। इससे पहले यदि हम 5वीं शताब्दी से पहले चले जाएं या कई शताब्दी हम पहले जाएं तो वो हमारा होता है प्राचीन हिस्ट्री, जिसमें रामायण, महाभारत, बहुत सारे ग्रंथों का जिक्र किया जाता है। वो सारे हमारे जो ग्रंथ होते हैं वो प्राचीन हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 2-3 चीजों को और जानना पड़ेगा आपको। 2-3 चीजों में आपको और कुछ जानना होगा। एक होता है आपका BC और एक होता है आपका AD। हिस्ट्री में इस टॉपिक को जानना बेहद जरूरी होता है कि AD क्या है और BC क्या है, क्योंकि आप लुसेंट्स की किताब पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो आपको AD और BC करके कुछ डेट वाइज मिलेंगे आपको। BC का मतलब होता है बिफोर कास्टिंग और AD का मतलब होता है एनमो डेनोमी, जिसका मतलब BC जो होता है इसको बोलते हैं ईसा पूर्व और AD जो होता है हिंदी में उसको बोलते हैं सन। दोनों में अंतर ये होता है कि जो BC होता है वो पीछे की ओर मूव करता है और AD जो होता है वो आगे की ओर क्या होता है? चलता है। BC जो है हमारा यानी ईसा पूर्व, तो जैसे हम यदि हम बात करें किसी भी सभ्यता, किसी भी सिविलाइजेशन का, तो बिफोर कास्टिंग यानी ईसा पूर्व रहेगा तो वो पीछे की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 के बाद यदि 2024 आएगा तो इसको हम लोग AD में काउंट करेंगे, यानी कि इसको सन बोलेंगे। सन 2023, सन 2024। जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947, तो इसको हम लोग सन ही बोलते हैं। इसको हम लोग ईसा पूर्व क्यों नहीं बोलते हैं? सन का मतलब आगे चलेगा, AD है वो। और यदि ये समय घट रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2024 चल रहा है, यदि 2023 हो जाए, फिर 2022 और फिर 21 और फिर 20 और फिर 19, इस प्रकार यदि समय घटने लगे तो ऐसे ही घटने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ईसा पूर्व करते हैं, हम लोग इसको BC कहते हैं। ठीक है, आप हमारे बातों को समझ रहे होंगे कि BC क्या है और हमारा AD क्या है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इतिहास जो होता है, इतिहास एक इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, इतना एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है कि आप यदि आर्ट्स को पढ़ते हैं, आर्ट्स आपका विषय है, बहुत बढ़िया विषय है और इसमें बहुत प्रकार के विषयों का भी उल्लेख किया गया है। लमसम आर्ट्स में बिहार बोर्ड की बात किया जाए या CBSE बोर्ड की, तो उसमें 16 विषयों का जिक्र किया गया है, जिसमें आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, गृह विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है ना, और भी आपके अर्थशास्त्र है, आपके अनगिनत विषय उसमें उल्लेख है। संगीत भी है, म्यूजिक भी है, कला भी है, चित्रकला भी है, अनेक विषय है उसमें। ज्योतिष विज्ञान भी है, गृह विज्ञान भी है ना, खगोल विज्ञान भी है, अंतरिक्ष विज्ञान भी है। सारा चीज इसमें शामिल है आपके इस आर्ट्स वाले चैप्टर में, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में। उनमें से एक ऐसा विषय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास के बारे में हम पढ़ाने से पहले आपके अंदर हम गहरा रुचि एक लाएंगे, जो आपको ये बात जानना चाहिए कि इतिहास कितना ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ने के लिए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको कभी ना कभी हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कभी शायद साइंस पढ़े ना पढ़े, पढ़ना ही चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन हिस्ट्री जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप यदि यूपीएससी की एग्जाम देंगे, यूपीएससी जो होता है इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में इसको शामिल किया जाता है,
जिसको पढ़कर लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उस एग्जाम में भी हिस्ट्री का उल्लेख है। यदि आप बीपीएससी करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, यानी कि जिसमें वीडियो सीओ लोग बनता है, उसमें भी आपका हिस्ट्री का एकदम अहम रोल है। आर्ट्स के जो भी सिलेबस आपके हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारा मिला के आपका 70% का जो सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट 60 से 70% का जो सिलेबस होता है वो आपका आर्ट्स से ही रिलेटेड होता है, वो आपका आर्ट्स विषय से ही आपका वो रिलेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका विषय कितना महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम यह है कि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, 5 मिनट समय ले रहे हैं, क्योंकि आगे आप जब पढ़ें तो आप गहरा रुचि के साथ पढ़ें कि ये कोई विषय खिलवाड़ नहीं है। ये विषय इतना मतलब इंटरेस्टेड विषय है, इतना बेहतरीन विषय है कि आप इसमें एक ऑफिसर रेंज तक जाइएगा। आप दुनिया को, अपने माहौल को, अपने समाज को चेंज कीजिएगा। ये आपका ऐसा विषय है। तो आर्ट्स जो विषय है, साइंस के बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं और एक आर्ट्स वाले भी होते हैं। तो कॉमर्स वालों का जो अपना सब्जेक्ट होता है वो वेल्थ रिलेटेड होता है, फाइनेंस, कंपनी से रिलेटेड होता है। तो ये तो केवल वेल्थ की यानी कि धन की पढ़ाई ही करते हैं। साइंस जो होता है वो रिसर्च की पढ़ाई करता है, लेकिन आर्ट्स जो होता है वो एक ज्ञान का विषय होता है। किसी भी जनरल कंपटीशन में किसी भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप जनरली, तो उसमें आपका आर्ट्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा होता है। चाहे बच्चे किसी भी फील्ड से पढ़ कर आए, लेकिन आर्ट्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है। कंपटीशन में यही जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ाएंगे, आप जब कंपटीशन की किताबों को देखिएगा तो कहिएगा अरे ये तो क्लास हम 11th में भी पढ़ चुके थे, अरे ये तो वही चैप्टर है जो हम 12th क्लास में ही पढ़ चुके थे। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग और देरी नहीं करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपने उसी चैप्टर पर, जो कि आपका लेसन 1 था। नाम है उसका हड़प्पा सभ्यता। मेरे पास बुक है इसका, हड़प्पा सभ्यता का। हम डायरेक्टली बुक स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मक्के तथा अस्थिया, ईंट, मक्के तथा अस्थिया। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष, 5000 सेंचुरी बिफोर एगो, इट्स सिविलाइजेशंस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन। ये सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई जानवर के, कई मूर्तियों का अवशेष भी मिलता है ना। आप ये समझिए कि एक ऐसी सभ्यता, देखिए ये मन के बाट और फलक आपको दिखेंगे। आप ऐसा मानिए कि जैसे आप यहाँ पर अभी हैं, आप अभी है यहाँ पर, और आप अचानक से दुनिया नष्ट हो जाती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद का जो सभ्यता आएगा उस शायद पता नहीं कर पाएगा कि हम लोग कौन थे। लेकिन कभी मिट्टी उट्टी का खुदाई होगा तो मिट्टी में से जब शव निकलेंगे, वस्तुएं निकलने लगेगी, तो मालूम चलेगा कि ये पुराना कोई सभ्यता था, जो शायद बहुत पुरानी सभ्यता थी, जो मिट्टी के अंदर एक दफन हो गई थी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक उसी प्रकार दयाराम साहनी, हम लोग स्टार्ट कर दी हैं आपका चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु, यहाँ पर न का मतलब है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता 5 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम मिट्टियों का जब खुदाई किया था, तो उनके सामने एक समक्ष नगर प्रस्तुत हुआ था। उस नगर को हम लोग कहते हैं मोहनजोदाड़ो। क्या कहते हैं हम लोग?
मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक ऐसी सभ्यता आई सन 1922 में। सन 1922 में जब दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी तो ये सभ्यता उस समय पे आया था। राखल दास बनर्जी भी ने भी 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसका किया था। राखल दास है ये, दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी जो थे उसकी सबसे पहली सभ्यता का खोज किए मोहनजोदाड़ो का। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। और राखल दास बनर्जी ने किसका किया? मोहनजोदाड़ो का। आखिर यह है क्या? चलिए इस स्टोरी को हम लोग समझते हैं। सरकार उस समय लाहौर से पंजाब जाने के लिए, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में स्थित है और पंजाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, तो लाहौर से पंजाब जाने के लिए एक ट्रेन जो जाती है उस ट्रेन के लाइन का निर्माण हो रहा था। ट्रेन का लाइन देखें आप लोग, ट्रेन का लाइन कुछ इसी प्रकार होता है, बीच में इसमें पत्थर उत्थर रहता है। तो लाहौर से पंजाब जाने के लिए ट्रेन के पटरियों का, पथ का निर्माण चल रहा था। आज देखिएगा तो इसमें लोहा वगैरह रहेगा, आपको हम दिखा देते हैं। इंटरनेट स्लो है ना। ना उसमें नहीं दिया, किताब में नहीं दिया। देखिए अच्छा चलो उसमें हम इतनी कर देंगे। तो पंजाब, लाहौर से पंजाब जो रेलवे लाइन बिछ रहा था, उस रेलवे लाइन में आप देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। आपको दिख रहा है पत्थर। और पत्थर जो देखेंगे तो उसमें पहले के समय में ईंटों का प्रयोग होता था। ईंट का जो प्रयोग है तो ऐसा प्रयोग था कि पहले ईंट पत्थर उसमें डाले जाते थे। तो ईंट पत्थर का जब कमी हुआ, रेलवे लाइन तो बिछाना था, तो उस समय जो इंजीनियर थे वहाँ पर, तो इंजीनियर ने कहा कि मिट्टी उट्टी खोना जाए, अब पत्थर ईंट निकल रहा है तो वही बिछा दिया जाए, नहीं निकलेगा तो मिट्टी का खुदाई किया जाए
और मिट्टी जो निकलेंगे तो उसे ईंट पकाकर फिर हम लोग बिछा देंगे। ठीक है, जब मिट्टी का जब खुदाई होने लगा तो मालूम चला कि उसके अंदर बहुत सारे चीज़ निकलने लगे, बड़े बड़े ईंटें निकलने लगे। एक ईंटा आज के ईंटे से देखा जाए तो 2.5 गुना बड़ा बड़ा ईंटा निकलने लगा। लोग देखकर अचंभित हो गए, सोचे कि हो सकता है कि कोई मकान इसमें कोई दफन हो पहले। और ज़्यादा खुदाई होने लगा तो पूरा दूर तक खुदाई हुआ। जब राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने जब इसका खुदाई करवाया था, उस समय सन 1921 और 22 की ये बात थी। उस समय मालूम चला कि पूरा एक साम्राज्य दफन है, पूरा एक शहर, पूरा एक गांव, पूरा एक मतलब राज्य जैसा इलाका ही पूरा क्या है उस मिट्टी के अंदर दफन हो गया है। दूर तक खुदाई हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाले सब चीज़ निकले। जैसे अचंभित करने वाले वस्तुओं में कई प्रकार के वस्तुएं मिले। जैसे ये आपके जो दिख रहा है ये क्या बोलते हैं इसको, मनके और बटके के जो फलक है वो आपको दिखाई दिए यहाँ पर। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जो वो सभ्यता थी वो कितना दूर तक वो सभ्यता फैली हुई थी। गेट क्यों नहीं बंद किया जी उसका? जो सभ्यता थी वो इतनी पुरानी सभ्यता थी, है ना, जिसमें मोहनजोदाड़ो, आमरीना, बाटकोट, चूहंदड़ो, है ना, धरावली, साबरमती, सुकड़ो, सतलज नदी भी वहां पर बह रही है, हड़प्पा, राखीगढ़, बनवाली, कालीबंगा, है ना, झेलम, चेनाब, इस प्रकार के बहुत सारे जो सभ्यता थे वो हमारे उस समय सामने आए। बहुत सारी जो सभ्यताएं थी वो हमारे सामने उस समय क्या हुए, आए। और उसी सभ्यता में हम लोगों ने देखा कि ये जो नगर है वो बहुत दूर तक फैली हुई है। नगर जो है वो क्या हुई है, बहुत दूर तक ये नगर हमारे फैली हुई है। इसके अंदर बहुत सारे अवशेष भी मिले। देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग हम लोगों का एरिया मिला। उस एरिया में सबसे बड़ा जो एरिया था वो मोहनजोदाड़ो का एरिया था। जैसे कैसे मान लीजिए कि भारत एक देश है और उसका राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है, एक राज्य था या देश था, और उसका सबसे बड़ा जो एरिया था वो था हमारा मोहनजोदाड़ो, जिसमें मिट्टी के अवशेष, मिट्टी के खिलौने मिले। उसके बाद बहुत सारे जो शव थे वो दफन थे। तो सिस्टम समझ में आया कि उस समय मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हुआ करता था। आज से 5000 वर्ष पहले की सभ्यता, हमारे कई बाबा दादा परदादा के पूर्वज से भी पहले, कई वर्षों के पहले किसी ने अंदाजा नहीं किया होगा, वहाँ एक स्विमिंग पूल देखा गया। स्विमिंग पूल जो था 8 फीट गहरा, 16 फीट चौड़ाई और 32 फीट उसकी लंबाई थी लगभग। एक एक्यूरेट फिगर नहीं है, इसको लगभग में आप लिख सकते हैं। जब पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार जो था, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार जो था वो कैसा था, तो बोलिएगा 8 फीट गहरा, 16 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा, लगभग में आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसका पॉइंट में आता है गिनती। ठीक है, हम आपको नोट्स में दे देंगे और नोट्स के साथ जब आंसर कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे चीजें वहां पर दिखाई दी। ऐसे ऐसे सभ्यताओं में छोटे छोटे घर द्वार भी दिखाई दिए जो कि ईंट से बने हुए थे। एक देखिए ये पक्के मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ था, देख रहे हैं वृषभ को, ये पक्का मिट्टी से बना हुआ था जो मिट्टी के अंदर दफन था। इसको भी निकाला गया था उसमें से, उसी मिट्टी में से। फिर इसके बाद बहुत सारे कुछ औजार और कुछ धातु का औजार भी थे, देख रहे हैं ना, इस प्रकार का औजार धातु उस समय के लोग यूज करते होंगे। लिखा गया है, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता था उस समय पे? हो सकता है भाई, किया जा सकता है ना। देखिए यही आपका वो स्विमिंग पूल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग स्विमिंग पूल बोलेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है धरौली में मिला जलाशय, नहीं ये धरौली में मिला है, ये स्विमिंग पूल वाला नहीं है जो हम बोल रहे हैं। धरौली में मिला जलाशय, इसके राजगृह कार्य पर ध्यान दीजिए। इसके राजगृह कार्य जो है इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे मिट्टी के अवशेष भी मिले हैं, जैसे अवतल चक्की का भी प्रमाण मिलता है यहाँ पर। अवतल चक्की जैसे हम लोग के घर में कोई सिल्वर लोढ़ा नहीं रहता है, उसी प्रकार का अवतल चक्की भी लोग यूज करता था उस टाइम पर। यदि टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो हम लोग उस सभ्यता में प्रवेश कर जाएंगे। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। संभवतः
हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रीय का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो में हम लोग देखते हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो में देखिएगा तो ये दुर्ग मार्ग है आपका, ये एसडी क्षेत्र आपका है। अब ये देखिए डीकेजी क्षेत्र हिस्सा है, ये ब्लॉक है, ये आभूषण है, मतलब कि व्यापार, घर द्वार, सारा चीज उसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाता था, है ना। एक ऐसी सभ्यता थी उसमें। इस सभ्यता में और यदि हम लोग मूव करें, आपको हम एक चीज दिखा रहे हैं। देखिए ये इंजीनियर साहब जो थे, देखे कि अरे ये तो एकदम गली जैसा है, हम लोग का जैसे मोहल्ला में गली रहता है उसी प्रकार का इहो गली उली सब बना बनाया सब रखता था, छोटा छोटा गली देख रहे हैं ना, छोटा छोटा ही गली है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ईंट इसका, देखिए इसका ईंट अटफटा टाइप का लगेगा, जैसे अभी देखते हैं ना नमस्ते का, पीडीएफ का, प्रीजियम का ईंट देखते हैं ना, तो इस तरह का ईंट जल्दी नहीं मिलेगा आपको। वो जो ईंट था वो थोड़ा हेवी ईंट रहता था, आज के ईंट से कम 2.5 गुना बड़ा ईंट। ईंट पे कोनो नाम मोहर नहीं रहता था, लेकिन ईंट इतना बरियार कि पत्थर भी फेल कर देगा आज के रेट में, इतना टाइट रहता था, इतना जल्दी फुटबो नहीं करता था वो सब, समझ में आ रहा है ना। तो इंजीनियर साहब देखिए वो फोटो अपना खिंचवा लिए थे उस टाइम पे जब खुदाई चल रहा था। तो इसका खोज 1921 और 22 के दशक में हुआ था। नालों का भी निर्माण वो लोग समझे कि जो नाला हुआ करता था, देखिए मकान का पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियर साहब तैयार किए थे कि इसी प्रकार का कुछ लोग अपना मकान वो लोग रखता था, है ना। देखिए कहीं आपको किचन इसमें दिखेगा, कहीं आपको सीढ़ी दिखेगा, कहीं आपको नहान घर दिखेगा, कहीं आपको रूम दिखेगा, अलग अलग इसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है ना। है देखिए ये एगो दर्पण है, एक तांबे का ही दर्पण है। तांबा जो होता है ना, तांबा देखे हैं, पीला रंग का रहता है तांबा, तो एकदम उस समय एकदम चिकना, एकदम चमकने वाला, एकदम चमकीला तांबा था। मिट्टी के अंदर दफन था कई हजार वर्षों से, जब निकला तो इसका तनमनी रूप तनमनी बिगड़ गया है ना। इसी दर्पण में उस समय के जो इंसान थे वो अपना चेहरा देखते थे, सब औरत लोग बाल अपना बना लेती थी, सब देख के इसी में, समझ में आ रहा है ना। उस समय का ये सभ्यता था। तो आज का क्लास हम लोग का अभी यही तक रहेगा। हालांकि आपको ये लेसन हम स्टार्ट किए हैं, बट डीप वाइज थोड़ा अभी हम जानकारी दे रहे हैं। एक बार जानकारी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको हम क्या करेंगे, ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे, कि ताकि ये लेसन पूरा आपके माइंड में आ जाए। कहीं भी एग्जाम में, जब आपका एग्जाम हो, जब आप 2024 में एग्जाम दे अपने बिहार बोर्ड क्लास 12 का, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये समझा। पहला दिन था, थोड़ा डिस्टर्बेंस और थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ। हम लोग कल से प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है।